हेलो डियर। वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बतला दूं कि आज का ये वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 3 होने वाला है, और इससे पहले जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को क्लियर करा दिया जा चुका है। अगर आप सीरियस है 2027 के एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका चैप्टर 3 पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद आपको कहीं से भी अलग से किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं किसी भी जगह पर से फिर से क्लास लेने की जरूरत पड़ेगी। ये वीडियो में ही आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है ना याद हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का इस वीडियो में चैप्टर 3 का पार्ट 1 होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। आज जिस सेशन को शुरू कर रहे हैं, आज इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, वो चैप्टर 3 है क्लास 12 हिस्ट्री का। और चैप्टर का नाम देख लेंगे। चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। बंधुत्व जाति तथा वर्ग। तो बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में देखेंगे, जाति के बारे में और वर्ग के बारे में, जिसमें पहला पॉइंट आता है महाभारत। ध्यान दीजिएगा, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ना कौन सा, तो महाभारत है। और महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक देखने को मिलते हैं। महाभारत में कितने श्लोक, तो 1 लाख से अधिक, है ना, 1 लाख से अधिक श्लोक देखने को मिलते हैं। इसका पुराना नाम जय संहिता था, और जय संहिता में 88,000 श्लोक थे। कितने, 88,000 श्लोक थे। इस बात को याद रखिएगा, कितने श्लोक थे, 88,000 श्लोक थे। तो महाभारत का पुराना नाम याद रखना है जय संहिता। जय संहिता में ही जब और भी श्लोक को जोड़ा गया तो उसे महाभारत नाम रखा गया है। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम याद रखेंगे जय संहिता, है ना। क्या है, जय संहिता है। महाभारत के लेखक वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, तो याद रखेंगे महाभारत के रचयिता है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है, इसे याद रख लीजिएगा। महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास है। और महाभारत के खंडों को पर्व कहा जाता है, और इसमें कुल 18 पर्व का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्व भीष्म पर्व को कहा गया है, जिसे गीता कहा जाता है ना, जिसे गीता कहा जाता है। तो याद रखेंगे महाभारत में कितने पर्व का उल्लेख, 18, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा, भीष्म पर्व है, और इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे ही गीता कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है, यह भारत के सबसे समृद्ध ग्रंथ में से एक है। महाभारत की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, और लगभग 500 बीसी से, है ना, 500 बीसी से। और महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति और सामाजिक नियम के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। किसमें, तो महाभारत में उस समय की जो है ना करीब 1000 वर्ष पहले की जानकारी जो है ना इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस बात को, है ना, 1000 वर्ष पहले की जानकारी महाभारत में देखने को मिलती है। और महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत में 2 परिवार के बीच हुए युद्ध का चित्रण देखने को मिलते हैं। तो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो याद रखेंगे कितने दिनों तक, 18 दिनों तक, है ना, कितने, 18 दिनों तक महाभारत युद्ध हुए थे 2 परिवारों के बीच। महाभारत मूल कथा के रचयिता भट्ट सारथी थे, है ना, कौन थे, भट्ट सारथी। नाम को याद रखिएगा। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत वीएस, है ना, किसने, तो याद रखेंगे इसकी शुरुआत जो एस सुनथाकर ने शुरू किए थे, वीएस सुनथाकर ने शुरू किए थे। और महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की अगर बात करें, आगे पॉइंट है क्या, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, ये समालोचना अच्छी तरह से देखना और विश्लेषण करना है ना, अच्छी तरह से देखना और विश्लेषण करना। जैसे पहला हो जाएगा समीक्षा करना, दूसरा गुण यानी दोष की परख करना, और तीसरा है निरीक्षण। तीसरा क्या है, तीसरा याद रखेंगे, तीसरा है निरीक्षण। इसी तरीके से जो संस्कृत
संस्कृत के विद्वान वी.एस. सुधाकर के नेतृत्व में 1919 में एक महाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई थी। महाकांक्षी परियोजना की शुरुआत किसके नेतृत्व में? तो वी.एस. सुधाकर के नेतृत्व में कब हुआ था? याद रखेंगे 1919 में। और इसमें अनेक विद्वान ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का समालोचनात्मक कार्य किए थे, संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई थी। ठीक है, समालोचनात्मक कार्य करने की जिम्मेदारी उठाई थी। और इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों से विभिन्न जो है लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृति और पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। पांडुलिपियों को इकट्ठा मतलब ये है कि विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों को लिखी गई महाभारत जो थी, विभिन्न भाग में अलग अलग लिपि में सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया गया और पांडुलिपि को इकट्ठा किया गया और पांडु लिपि में पाए गए श्लोक का अध्ययन किया गया और उन श्लोकों की तुलना एक जो है ना तरीका निकाला गया सभी श्लोकों का। और विद्वान ने ऐसे श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों से उपलब्ध थे, है ना। ये इतिहासकार जो है विद्वान जो है, इन विद्वानों ने ऐसे श्लोक को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपि में उपलब्ध थे, ठीक है। इनका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंड में जो है ना किया और इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लगे थे। कितने वर्ष? तो याद रखेंगे 47 वर्ष लग गया था इसमें। इनका प्रकाशन करीब कितना? तो 13,000 पेज में फैला हुआ था और इसे इसे जो है ना पूरा करने में 47 साल लगे थे। और इस पूरी परियोजना के बाद दो बातें सामने आई थी। पहली, उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक जो है ना सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। पहले उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल के क्षेत्र तक फैला था। केरल और साथ ही साथ तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में एक ही जैसी समानता देखने को मिली थी। ठीक है, एक ही जैसी समानता देखने को मिली थी। आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबको नोट करते हुए चलिए और याद कर लीजिएगा। ये सब के सब 2027 के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी कुछ शताब्दी के दौरान महाभारत के परेशन में कई क्षेत्रीय भिन्नता भी नजर आई है। पहले में तो सभी क्षेत्र में जो है ना एक समानता देखने को मिली, लेकिन दूसरी में जो है ना भिन्नता देखने को मिली। इन प्रभेद के संकलन मतलब इन जो है ना विभिन्नता के संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में किया गया। 13,000 पेज में से आधे से अधिक में इन्हीं प्रभेदों की जानकारी है ना, इन्हीं प्रभेदों की जानकारी है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला पॉइंट है बंधुत्व एवं परिवार। परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी, है ना, एक महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मतलब यह है कि संस्कृत ग्रंथ जो है ना उसमें परिवार के लिए एक शब्द का प्रयोग होता था जिसे कुल कहते थे। कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे, सभी में भिन्नता देखने को मिलती थी। सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। ठीक है, ये विभिन्न परिवार में सदस्यों की संख्या, एक दूसरे से उनका रिश्ता, क्रियाकलाप अलग अलग हो सकती थी। सभी का जो है ना सभी में भिन्नता देख सकती है, सभी का क्रियाकलाप अलग अलग हो सकती है। और एक ही परिवार के लोग भोजन तथा अन्य संसाधन को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते थे, है ना। भोजन को और अन्य संसाधन को आपस में बांट करके जो है इसका इस्तेमाल किया करते थे। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे, लोग अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, ताकि आपकी 2027 के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था और इन्हें जो है ना संबंधी कहा जाता है और इनके लिए जाति समूह शब्द इस्तेमाल भी किया जाता है। कुछ परिवारों में चचेरे मौसेरे भाई बहनों से भी जो है ना खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था। कुछ समाज में ऐसा था कि जिसमें अपने परिवार में जैसे चचेरे
मौसेरे भाई, बहन, भाई, ये सबको अपना खून का रिश्ता समझा जाता था। लेकिन सभी समाज में ऐसा नहीं था, सभी समाज में ऐसा नहीं था। ठीक है, कुछ ही समाज में ऐसा देखने को मिलते थे। आगे आता है क्या, पितृवंशी व्यवस्था। तो याद रखेंगे पितृवंशी व्यवस्था। पितृवंशी एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता था, पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है। और इस परंपरा में घर का मुखिया पुरुष होता था। कौन होते थे घर का मुखिया? पुरुष। जिस तरीके से अभी देखते हैं कि घर का मालिक जो है ना कौन होते हैं, तो घर का मालिक पापा होते हैं। तो घर का मालिक जो है ना पुरुष होता था और उसके पास अधिक शक्ति होती थी। घर का मालिक जो है ना कौन होते थे, तो पुरुष हुआ करते थे और उसी के पास में घर चलाने की शक्ति हुआ करती थी। इसी को पितृवांशिक कहते हैं, मतलब पिता का बात चला करता था, है ना, पुरुष का ही बात चला करता था। आगे देखेंगे, आगे है इस व्यवस्था में देखेंगे, इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति तथा शक्ति प्राप्त हो जाती है ना। पिता के बाद किसे? तो पिता के बाद पुत्र को संपत्ति मिल जाती है और शक्ति पुत्र को। पहले जो है ना देखिए पिता है, पहले कौन है? पिता। पिता की मृत्यु के बाद किसे? तो पुत्र को मिल जाएगा सभी संपत्ति, पिता के बाद पुत्र को दे दिया जाता था। ठीक, उसके बाद आता महाभारत। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच हुआ था। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा कौरव और पांडव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौरव और पांडव के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ये दोनों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था और कौरव कुरुवंश के थे, पांडव भी कुरुवंश के थे। इनका एक जनपद पर शासन था, एक जनपद पर कौरव और पांडव, ये दोनों का जो है ना, जो कौरव है ना, कौन? कौरव, और दूसरा कौन है? पांडव। ये दोनों का जो है ना एक दूसरे पर, यानी कि क्या, एक जनपद पर शासन था, एक जनपद पर शासन था और इनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध हो गया, भूमि और सत्ता को लेकर के युद्ध हो गया था। और वही युद्ध को जो है ना हम लोग महाभारत का युद्ध कहते हैं। और ये महाभारत का युद्ध कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। दोनों एक ही वंश के थे, दोनों का जो है ना एक ही जनपद पर शासन था और दोनों में जो है ना भूमि और सत्ता को लेकर के जो है ना क्या हो गया? तो युद्ध हो गया था, भूमि और सत्ता को लेकर के युद्ध हो गया था। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ इसमें पांडव जीत गए थे, है ना। कौन जीते थे? पांडव की जीत हुई थी और इनके उपरांत पितृवांशिक उत्तराधिकार को घोषित किया गया, है ना। पितृ यानी कि क्या? पितृवांशिक उत्तराधिकार घोषित किया गया। पितृवांशिक में पुत्र अपने पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति और संसाधन तथा सिंहासन पर अधिकार जमा सकते थे। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र जो है ना सिंहासन ले सकते थे, अपना अधिकार जमा सकते थे। मतलब पिता के बाद जो है ना पुत्र गद्दी पर बैठ गए थे। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली को अपनाते थे, पितृवंशिकता प्रणाली को अपनाया करते थे। तो याद रखेंगे इस बात को। आगे है, यदि पुत्र जो है ना हो तो भाई या अन्य बंधु बांधव को भी उत्तराधिकारी बनाया जा सकता था। अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए और उस व्यक्ति का जो है ना कोई भी अगर पुत्र नहीं है और उसका अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके बदले में जो है ना पुत्र अगर नहीं है तो भाई या तो फिर अन्य कोई जो है ना बंधु यानी कि उसके अपने लोग जो है ना वो उत्तराधिकारी बन सकते थे। ठीक है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी सत्ता दी जा सकती थी, स्त्री को भी सत्ता दे दी जा सकती थी। अगर पुत्र नहीं है तो कोई भाई या अपने कोई संबंधी परिवार, या तो फिर वो भी नहीं तो कोई स्त्री अगर है तो उसे भी सत्ता दे दिया जाता था, है ना। सत्ता दे देने की प्रावधान थी। ठीक है, अब इसी महाभारत में जो है ना विवाह के बारे में भी नियम मिलता है। महाभारत के विवाह के बारे में नियम तो याद रखेंगे कि महाभारत में विवाह को 8 प्रकार के विवाह के बारे में बतलाया गया। कितने प्रकार? 8 प्रकार के विवाह के बारे में बतलाया गया है। जैसे ये विवाह जो है ना पहला यानी कि देखेंगे, है ना, पहला जो है देखेंगे बहिर्विवाह, बहिर्विवाह पद्धति। इसमें गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा थी, है ना। उसके बाद आता है अंत विवाह पद्धति। अंत विवाह पद्धति में एक गोत्र, एक कुल या एक जाति या एक ही स्थान में बसने वाले विवाह को जो है ना यानी कि क्या
तो अंत विवाह पद्धति कहा जाता है, अंत विवाह पद्धति कहा जाता है। तो आप लोगों को इस बात को याद रखना है कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार का है। बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा यानी एक से अधिक पति का होना, मतलब एक महिला एक स्त्री के जो है ना शादी कई सारे पुरुषों के साथ करा दिया जाता है, मतलब जिसके एक से अधिक पति होते हैं उसी को बहुपति प्रथा कहते हैं। उसके बाद बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक पत्नी, एक पुरुष के कई सारी पत्नियां हुआ करती थी, उसी को बोलते हैं क्या, तो बहुपत्नी प्रथा। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सही माना जाता था, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना सही माना जाता था। और पुत्री को पिता के संसाधनों यानी संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। अगर कोई पुत्री है तो उसे अपने पिता के जो है ना, उसे अपने पिता के संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। जैसे अगर पिता है और पिता की अगर पुत्री है तो उसको जो है ना, उस पुत्री का जो है ना इसके संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। तो संपत्ति पर अधिकार किसका होता था, तो संपत्ति पर अधिकार होता था पुत्र का, पुत्री का अधिकार नहीं होता था। किसका अधिकार होता था, पुत्र का ही होता था। यानी कि अगर पिता का मृत्यु अगर हो जाता है तो सारे संपत्ति पुत्र को मिलेंगे, पुत्री को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। और कन्यादान यानी कि अर्थात कन्यादान अर्थात विवाह के समय कन्या को जो भी भेंट दिया जाता था वही जो है ना उसको महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। मतलब यह है कि विवाह के समय में कन्या को कुछ भी जो है ना दान में जो है, यानी कि कन्या को अगर भूमि भी दिया जा सकता है, कुछ संपत्ति दिया जा सकता है, तो जो भी संपत्ति दे दिया जाता था उसी पर उसका सिर्फ हक होता था। लेकिन पिता के मृत्यु के बाद पुत्री का हक जो है ना उस पर नहीं होते थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पुत्र का ही हक होता था। धीरे धीरे नए नगरों का उद्भव भी शुरू हुआ, सामाजिक जीवन कठिन हो गया। अब सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिले और उसके बाद व्यापार भी बढ़ने लगा। व्यापार भी क्या होने लगा, तो व्यापार भी जो है वो बढ़ने लगा, व्यापार भी बढ़ने लगा। ठीक है दोस्तों, व्यापार भी बढ़ने लगा। आगे आता है दूर दराज से लोग, दूर दराज से देखेंगे, दूर दराज से लोग आकर वस्तु की खरीद और फरोख्त करती थी, खरीदा करते थे, बेचा करते थे, एक दूसरे से मिलते थे और एक प्रकार नया नया जो है ना नगरीय परिवेश जो है ना सामने आया। ठीक है, लोग एक दूसरे से मिले, मिलजुल करके बात किए तो नए नए चीज लोगों को सीखने को मिले। लोगों द्वारा विचार का आदान प्रदान हुआ। जैसे मान लीजिए कि चीन का जो है ना लोग अगर भारत में आया तो चीन की जानकारी भारत वाले के पास में, और भारत के लोग अगर चीन गए तो भारत वाले की भारत की जानकारी भारत वाले के लोगों की जो है ना जान पहचान चीन वालों के साथ हो गया, तो चीन वालों के पास में यहाँ की जानकारी चली गई। इस तरीके से जो है ना एक दूसरे का आदान प्रदान बात जो है हो जाया करता था, आदान प्रदान। ठीक है, समाज में विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन भी आने लगे थे। इन चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए आचार संहिता तैयार किए। क्या तैयार किए, आचार संहिता तैयार किए। इस बात को याद रखिएगा, है ना, आचार संहिता तैयार किए। जिस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए आचार संहिता तैयार किए थे, है ना, क्या तैयार किए थे, तो आचार संहिता तैयार की। आचार संहिता में दिए गए नियम का पालन ब्राह्मणों तथा समाज को करना पड़ता था और इन नियमों का संकलन लगभग 500 बीसी, है ना, 500 बीसी, बीसी का मतलब कि 500 ईसा पूर्व, है ना, 500 ईसा पूर्व याद रखेंगे। 500 ईसा पूर्व से यानी कि 500 ईसा पूर्व में जो है ना चल रहा था। तो आचार संहिता में जो भी नियम लिखा होता था उसे ब्राह्मण और समाज के लोग को जो है ना मानना पड़ता था। प्रचलन में कब थी, 500 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा। ये चैप्टर 3 का जो है ना पार्ट 1 था। अगले वीडियो में चैप्टर 3 का पार्ट 2 का लेकर के आने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।